परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब मैं आपको बताता हूं पर रूप संधि। पिछले वीडियो में आपने पूर्व रूप संधि को पढ़ा था। मैंने बताया था कि अगले वीडियो में पर रूप संधि को बताऊंगा और पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि का जो आपसी अंतर है वह और अधिक स्पष्ट हो पाएगा। अभी पहले पर रूप संधि को पढ़ते हैं, उसकी पहचान और उसके सूत्र को समझते हैं। आइए देखिए बंधुओं, पर रूप संधि हो चाहे पूर्व रूप संधि हो, ये दो वर्ण जो कि एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं जरूर याद रखेंगे। एक हो गया आपका ए और एक हो गया ओ। ठीक है, ये आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि चाहे पूर्व रूप संधि हो चाहे पर रूप संधि हो, ए और ओ जरूर होंगे। बस पूर्व रूप संधि में ए और ओ पहले होंगे और पर रूप संधि में ए और ओ बाद में होंगे। थोड़ा समझ में आपको आ गया होगा। तो बंधुओं, अभी पहले पर रूप संधि की बात कर लेते हैं। देखिए सूत्र है एंग पर रूपम। तो जो एंगी अर्थात ए और ओ परे होने पर, ए और ओ परे होने पर रूप आदेश होगा। ठीक है, पूरे सूत्र की व्याख्या जब हम समझेंगे तो क्या निकल कर आएगा। यदि उपसर्ग का ह्रस्वा हो और ए या ओ धातु के हों, समझिए, उदाहरण के साथ समझिए। तब देखिए उपसर्ग है, यहाँ प्र उपसर्ग है, यहाँ उप उपसर्ग है। तो प्र उपसर्ग का अंतिम अक्षर क्या है और उप उपसर्ग का अंतिम अक्षर क्या है और। यही इस पर रूप संधि की शर्त है कि ऐसा अ जो उपसर्ग का हो या ह्रस्वा वाले ह्रस्वा में अंत होने वाला उपसर्ग हो। तो हमारा जो प्र उपसर्ग है उसके अंत में भी ह्रस्वा है और उप उपसर्ग है उसके अंत में भी ह्रस्वा है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि धातु का ए या ओ हो। ठीक है, पहला अक्षर धातु का ए या ओ हो। एज धातु है, यहाँ पर एजते पद है, एजते का पहला अक्षर क्या है ए है। तो आ और ए स्थिति आपके सामने आएगी। ऐसे ही औसती में पहला अक्षर क्या है ओ है। ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कि एजते और औसती दोनों क्रियापद हैं तो निश्चित रूप से इसमें धातु होगी। तो धातु का ए और धातु का ओ होना चाहिए, तभी आप पर रूप संधि का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए धातु एज धातु कांपने के अर्थ में होती है, तो यहाँ पर हम संधि करते हैं और आदेश कौन सा है, पर रूप एक आदेश है। तो बंधुओं यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि ह्रस्वा और ए, यही परिस्थिति यहाँ पर है। तो ऐसा होने पर रूप आदेश होगा और पर रूप कौन है ए है। तो यहाँ पर आदेश क्या होगा पर रूप। तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। वही यहाँ पर मैं कर देता हूं, ए आदेश होगा। अब बंधुओं जब ए आदेश होगा तो आगे वाला जो ह्रस्वा है उसके स्थान पर ए आ जाएगा, दोनों का स्थान पर ए हो जाएगा। तब आप जब संधि करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। संधि करना तो बहुत आसान है, लेकिन बस पहचान होनी चाहिए कि कहीं आप धोखे में पूर्व रूप संधि ना कर जाएं। यहाँ संधि कौन सी है, पर रूप। संधि का नाम है पर का तात्पर्य क्या होता है पीछे। तो जब पीछे वाला आदेश होगा तभी पर रूप संधि होगी। यहाँ पर कौन था ए था, तो पर वाला आदेश जब होगा तभी पर रूप संधि होगी। तो यहाँ पर आदेश हो गया तो पर रूप संधि हो गई। यहाँ पर भी पर आदेश हो जाएगा तो पर रूप संधि होगी। यहाँ जो ओ है वो आदेश होगा,
दोनों के स्थान पर। तो आ और ओ के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ओ। तो आ और ओ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा, और ओ आदेश होते ही आपकी जो संधि पद बनेगा वह क्या बनेगा? उपोसति। इसका अर्थ क्या है? जलता है। उपोसति पर ओ आदेश हो गया, तो पर रूप आदेश हो गया, इसलिए पर रूप संधि है। यहां पर भी पर रूप आदेश हुआ, यहां पर भी पर रूप आदेश हुआ, इसलिए पर रूप आदेश संधि कही जाएगी, या कह सकते हैं पर रूप आदेश होने के कारण पर रूप संधि हुई। तो पराजिते का अर्थ क्या होता है बंधुओं? बहुत अधिक कांपता है। और उपोसति का अर्थ क्या है? जलता है। ये ध्यान रखेंगे। अब आपने पर रूप संधि के दो उदाहरण समझ लिए। जो मैंने यहां पर लिखा था ए और ओ, चाहे पूर्व रूप संधि हो चाहे पर रूप संधि हो, ए और ओ जरूर होंगे। पूर्व रूप संधि में ए और ओ पहले शब्द का अंतिम अक्षर थे। पर रूप संधि में ए और ओ बाद वाले पद का पहला अक्षर होंगे, ये ध्यान रखेंगे। और ए और ओ जहां पर हो वही संधि होती है। मैं आपको समझाना चाहता हूं इस तरीके से, जैसे अगर ऐसी परिस्थिति हो जब आप दोनों वर्णों को निकालेंगे, अगर ऐसी परिस्थिति निकल कर आती है तो क्या नाम देंगे आप? पूर्व रूप संधि। ए और ओ जहां हो वही संधि है, ऐसे समझ लीजिए। यहां आगे हैं तो पूर्व रूप संधि, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो यहां पर थी, तो ए और ओ पीछे हैं अर्थात परे हैं, तो ऐसी परिस्थिति आने पर रूप संधि होगी। स्पष्ट हो गया बंधुओं? यदि ए और ओ पहले पद का अंतिम पद है तो पूर्व रूप संधि है। यदि ए और ओ दूसरे पद का पहला अक्षर है तो पर रूप संधि है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगी पूर्व रूप संधि और यहां पर हो जाएगी पर रूप संधि। क्यों? क्योंकि यहां पर पूर्व रूप आदेश होगा और यहां पर रूप आदेश होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने जो वीडियो बनाया था पूर्व रूप संधि का, यहां पर मैंने तुलना तो कर दी, लेकिन पूर्व रूप संधि का कोई उदाहरण या सूत्र नहीं बताया है। ठीक पिछला वीडियो मैंने पूर्व रूप संधि पर दिया था, तो जिन्होंने पूर्व रूप संधि को नहीं पढ़ा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन मैंने कर दिया है जिससे किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे और संधि का नाम भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो याद कर लीजिए, एक बार फिर से दोहरा लीजिए। जब आप पहले शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द का पहला अक्षर निकाल लेंगे तो ऐसी परिस्थिति यदि आती है कि प्रारंभ में ए या ओ हो तो पूर्व रूप संधि नाम देंगे, और यदि बाद में ए या ओ हो तो पर रूप संधि का नाम देंगे। और ए और ओ जहां पर होगा वही आदेश माना जाएगा, अर्थात दोनों ही संधियों में ए और ओ अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ए और ओ दबा देता है दूसरे स्वर को, और वह दूसरा स्वर कौन सा है? ह्रस्वा। दोनों संधियों में ह्रस्वा का ही खेल है और दोनों संधियों में ए और ओ का खेल है। पूर्व रूप संधि में ए और ओ पूर्व में होते हैं, पर रूप संधि में ए और ओ परे होते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे, और दोनों संधियों में ए और ओ का ही आदेश होता है, पर रूप
हो चाहे पूर्व रूप हो। अब मैं पर रूप संधि के कुछ ऐसे उदाहरण आपको बताना चाहता हूं जहां पर रूप संधि हुई है लेकिन ए और ओ वहां पर नहीं है। आइए देखते हैं। सक धन अंधु, यह भी उदाहरण, ये दीर्घ संधि का अपवाद है। यहाँ पर देखिए आ और आ मिलकर के यहाँ दीर्घ संधि होनी चाहिए लेकिन दीर्घ संधि नहीं हुई है और पर रूप आ ही आदेश हो गया है। तो यहाँ पर जब हम संधि करेंगे तो लिखा जाता है सकंधु। तो यहाँ दीर्घ संधि ना होकर के पर रूप जो आ है वो आदेश हो गया। आगे देखिए यहाँ पर भी ये दीर्घ संधि का बाद है। ह्रस्वा जो परे है वह आदेश हो जाता है और ऐसे कह सकते हैं पूर्व और पर के स्थान पर ह्रस्व आदेश हो जाता है। तो जब संधि करते हैं तो कुलटा बनता है। यदि दीर्घ संधि हुई होती तो बनता कुलाटा। क्या बनता? कुलाटा, जो कि प्रयोग में नहीं है, कुलटा शब्द का प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर भी पर रूप आदेश हुआ है, मनस धन ईसा। तो यहां पर मैंने टी को अलग किया है क्योंकि यहां पर आपने लगातार देखिए सभी स्वर संधि पढ़ी है। कभी भी आपने वर्णों को निकाला होगा तो चाहे पूर्व वर्ण हो चाहे पर वर्ण हो, स्वर ही निकला होगा। यहां पर मैं टी को निकाल रहा हूं। क्या बोलते हैं? टी, अचो इत्यादि टी। अब कभी जब संज्ञा प्रकरण पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे टी किसे कहते हैं। यहां पर ऐसे समझ लीजिए अंतिम वर्ण स्वर को मिलाकर निकाल लीजिए। अंतिम वर्ण कौन है? स है और सा से पूर्व में स्वर क्या है? ना में ह्रस्वा है। तो अस को हम क्या कहेंगे? टी कहेंगे। ह्रस्वा और सा मिलकर क्या बोलते हैं? उसको टी बोलते हैं। क्योंकि अंतिम वर्ण स्वर सहित जब आप निकालेंगे तो वह टी कहलाएगा। इस टी के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। तो दोनों के स्थान पर मिलकर के ऐसे कह सकते हैं ई हो जाता है। तो टी के स्थान पर ई आदेश हो गया और जब आप संधि करेंगे तब आपका बन जाएगा मनीषा। ठीक है, यह भी उदाहरण पर रूप संधि का ही है। परंतु ये जितने भी उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं इनके वार्तिक अलग हैं, सूत्र अलग हैं। जब भी मैं आपको पुस्तक के आधार पर पढ़ाऊंगा तो सूत्र आदि बताते हुए आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर मेरा उद्देश्य है कि आप पर रूप संधि पढ़ रहे हैं तो पर रूप संधि के साथ साथ अपवाद भी पढ़ लीजिए। इसी प्रकार देखिए पतत धन अंजलि। पतत धन अंजलि, यहाँ पर भी टी को मैंने अलग कर लिया है। अंतिम वर्ण ता है, स्वर लेंगे तो आ निकलेगा, अत हो जाएगी हमारी टी। तो अत टी हो गई और दोनों के स्थान पर रूप पर कौन है? आ है। आ आदेश हो गया तो अत और आ मिलकर के आ ही आदेश हुआ। इस प्रकार जब हम जोड़ेंगे अत हट गया यहाँ से, आ गया। जब आप सही से जोड़ेंगे तो आप पतंजलि रूप पाएंगे, पतंजलि ही। और जोड़ते समय मैंने बहुत वीडियो बना चुका हूं संधि करने के, आप कृपया उसी का पालन करते हुए संधि कीजिए। एक बात तो आप याद करेंगे, क्या याद रखेंगे? जो पूर्व रूप संधि होती है वह अयादि संधि का अपवाद होती है। ध्यान रखेंगे, रट लीजिए। किसका अपवाद होती है? अयादि संधि का अपवाद होती है। ठीक, ये जो पर रूप संधि है यह वृद्धि संधि का अपवाद होती है। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और साक्षात्कार का भी ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि पर रूप संधि किसका अपवाद है? आप कहेंगे वृद्धि संधि का। कैसे है समझ लीजिए। देखिए वृद्धि संधि में भी जो पूर्व वर्ण हम निकालते थे तो अ या दीर्घ निकलता था और उसके परे ए ओ होता था। यहां पर भी आप देखें जब आप निकालेंगे तो आ निकलेगा और परे ए निकलेगा, आ और परे ओ निकलेगा। निकल रहा है ना? इसीलिए ये संधि वृद्धि संधि का उदाहरण होते हुए भी यहां पर वृद्धि संधि नहीं हुई, क्योंकि यहां पर ओ और यहां पर ए धातु का है। किसका है? धातु का है
और प्रा और जो उप हैं ये दोनों उपसर्ग हैं। वृद्धि संधि में ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए एक उदाहरण दो आपको उदाहरण दिए हैं, उपसर्ग होते हुए भी यहां पर रूप संधि नहीं हुई। देखिए कैसे, उपधन एति, यहां पर भी ह्रस्व निकलेगा, यहाँ ए निकलेगा। एति भी धातु से बना हुआ है और यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी और उपधन एति मिलाकर उपैति बनेगा। क्या बनेगा? उपैति। यदि पर रूप होता तो उपेति बनता, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ देखिए दो मात्राएं दिख रही हैं, अर्थात उपैति बना है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे प्राधन एदते, एदते भी एद धातु का रूप है, तो एद धातु का ए है, अर्थात यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये अपवाद है। तो यहाँ पर देखिए आपने आ लिया और यहाँ पर ए लिया, दोनों मिलकर ए बनने चाहिए थे, नहीं बने। क्या बने? वृद्ध रूप अर्थात अय बने। तो अय की मात्रा दो इस प्रकार से लगती है, तो जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रयधते। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होते हुए भी यहाँ वृद्धि संधि हुई है और यहाँ पर रूप संधि हुई। ये अपवाद मैंने आपको इसलिए बता दिए कि परीक्षाओं में यदि कभी आपको संधि करवाई जाए उपधन एति बराबर, तो आप कहेंगे उपायति, और यदि ऐसा आता है प्राधन एजते बराबर, तो आप कहेंगे प्रेजते। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण को भी आप ध्यान रखेंगे। जितने भी अपवाद मैंने बताए हैं इन अपवादों को गौर कर लेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो मित्रों, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि दोनों को मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि आप दोनों का अंतर समझ सकें। मैंने बताने का प्रयास किया कि दोनों संधियों में ए और ओ कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ह्रस्व दोनों संधियों में मिलेगा। तो बंधुओं, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि को आपने स्पष्ट रूप से जाना। फिर से दोहरा लीजिए, नामकरण कैसे किया गया है आप याद रखें, कभी ना भूलें। यदि ए और ओ पूर्व में है, आगे है, तो कब आगे है? जब आप दोनों वर्णों को निकालेंगे तो पहला वर्ण यदि ए या ओ है तो पूर्व रूप संधि है, और यदि ए और ओ पर वर्ण है तो पर रूप संधि है, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया है। तो दोनों ए और ओ के स्थान के आधार पर तुरंत संधि का नाम याद कर लीजिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा, और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर मेरे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत प्राप्त कीजिए। तो बंधुओं, आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समाम। जय हिंद।